हेलो दोस्तों। अभी अभी एक न्यूज़ बड़े ज़ोर शोर से हमारे देश में चल रही है कि हमारे एक पूर्व सांसद और एक बहुत ही पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता श्रीमान राहुल गांधी जो है ये यूएस गए हैं और वहाँ पर एक सीक्रेट मीटिंग हुई है वाइट हाउस में इनकी, जो कि एक फेमस या इनफेमस यूएस डिप्लोमेट हैं डोनाल्ड लू। इन्हें द रिजीम चेंजर के नाम से भी इंटरनेशनल अफेयर्स में पुकारा जाता है। अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ के कोई भी व्यक्ति को छूट है, वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं और अपनी बात किसी भी ढंग से रख सकते हैं। परंतु यहाँ गौर देने वाली बात है कि एक जाना माना नेता जो कि देश की प्रधानमंत्री पद का दावेदार कहता है अपने आप को, वो वाइट हाउस जाता है। वहाँ पर कहा जा रहा है कि वो वहाँ जो बाइडन और कमला हैरिस, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली हैं, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई। तो वाइट हाउस ने इंडियन अपोजिशन के लीडर से मुलाकात की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु इसे सीक्रेट क्यों रखा गया? ना इसके बारे में वाइट हाउस की तरफ से कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ आया है, ना ध्यान देने वाली बात है कि यूएस के किसी मीडिया में भी ऐसी कोई खबर नहीं आई, ना ही राहुल गांधी जी और भारत के अपोजिशन की जो पार्टी है कांग्रेस, जिसके वो सदस्य हैं, उसके द्वारा भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी की गई है। जबकि हम यह न्यूज़ में लगातार देख रहे हैं कि वो यूएस में जा रहे हैं, कांग्रेस की जो पॉलिसी है, यदि वो देश की सत्ता में आती है तो उसकी चर्चा कर रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये सब तो न्यूज़ में आ रही है, परंतु ये जो सीक्रेट मीटिंग हुई है इसकी कोई हवा भी नहीं लगने दी है। अब चिंता का विषय ये है कि ये जो डोनाल्ड लू हैं, ये द रिजीम चेंजर के नाम से जाने जाते हैं। ये कौन हैं और इनकी वजह से भारत देश को क्या खतरा हो सकता है, आइए हम इस पे थोड़ा एक एनालिसिस करते हैं। ये यूएस की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके वेबसाइट पर डोनाल्ड लू का बायोडाटा प्रेजेंट है। इसमें डोनाल्ड लू आइडेंटिफाई करते हैं एज ए असिस्टेंट सेक्रेटरी ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स। मतलब भारत, पाकिस्तान, चाइना, जो साउथ एशिया के और भी देश हैं, और जो सेंट्रल एशिया है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एट्सेट्रा, उसके ये एज ए असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। ये यूएस में ही बैठते हैं। अब इनका जो कैरियर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनके बायोडाटा के लास्ट लाइन में देखें तो ये एज ए पॉलिटिकल ऑफिसर इन पेशावर रहे हैं पाकिस्तान में 1992 से 1994 तक। ये वहाँ के फॉरेन सर्विस को शायद इन्होंने 1990 में ज्वाइन किया है और 1992 में इन्हें पेशावर पाकिस्तान में एज ए पॉलिटिकल ऑफिसर पोस्ट किया गया। जो पॉलिटिकल ऑफिसर होता है उसका कार्य होता है कि वो छोटे रैंक का फॉरेन सर्विस में एक अफसर होता है और उसका काम होता है कि जिस देश में वो पोस्टेड है वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उस पर नज़र रखे, उसका अध्ययन करे और समय समय पर ये रिपोर्ट जो है यूएस गवर्नमेंट को
भेजता रहे। परंतु ये जो रिपोर्ट होती है ये ड्राई रिपोर्ट नहीं होती है। हम सब जानते हैं कि यूएस एक बहुत ही ताकतवर देश है और जो इसका पॉलिटिकल ऑफिसर होता है, ये जिस देश में पोस्टेड रहता है, ये वहाँ के जो पॉलिटिक्स के जाने माने चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, जो बड़ी पार्टियों के नेता हैं, उनसे ये डायरेक्टली मीटिंग करते हैं और पेशावर में रहते हुए ये ऑब्वियसली, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वहाँ आईएसआई और आर्मी का कितना इंटरफेरेंस होता है, तो इनकी एक अच्छी जान पहचान वहाँ के आईएसआई और आर्मी में भी है। और ध्यान से देखें इनका बायोडाटा, तो ये जो हैं एज ए पॉलिटिकल ऑफिसर 1997 टू 2000 न्यू दिल्ली में भी रहे। अब एक व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान को अच्छी तरीके से समझ रहा है और वही व्यक्ति 1997 से 2000 इंडिया में रहता है, जहाँ इनका स्पेशल फोकस कश्मीर पर भी था। ये कश्मीर जाते थे, कश्मीर के पॉलिटिकल और इन्फ्लुएंशियल व्यक्तियों से मिलते भी थे। और ये किर्गिस्तान में भी रहे हैं 2003 से 2006 तक। तो इन 3 देशों को में इनका पॉलिटिकल करियर रहा है और भी करियर रहा है इनका, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डिप्टी चीफ ऑफ मिशन 2010 से 2013 फिर इंडिया में भी रहे हैं, 2009 से 2010, फिर 2007 से 2009 अज़रबैजान में रहे हैं। तो आखिर ये सब चर्चा जो है ये हम क्यों कर रहे हैं? तो और इन्हें रिज्यूम चेंजर क्यों कहा जाता है? तो हम आगे कुछ न्यूज़ देखते हैं। यह है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो कि नाम लेकर कह रहे हैं, और ये उन्होंने पब्लिक फोरम पे कहा है कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स डोनाल्ड लू जो हैं, उनको हटाने में, जो सत्ता परिवर्तन करने में, उनकी पार्टी को सत्ता से हटाने में जो कॉन्स्पिरेसी थी वो इन्हीं के द्वारा की गई है। और आप इसको इंटरनेट पे सर्च करके भी दे सकते हैं। और उन्होंने एक ही पब्लिक फोरम में नहीं, बहुत सारे पब्लिक फोरम्स में, प्रेस रिलीजेस में ये इन्होंने इनका नाम लिया है। हुआ ये था कि इमरान खान की चाइना से अच्छे रिश्ते थे, चाइना के ऑफिसर्स का आना जाना बढ़ गया था और उनका सरकार में, पाकिस्तान के सरकार में एक अच्छी पैठ बन गई थी इमरान खान के सत्ता में रहने के दौरान। और बीआरआई को लेकर उस समय कैसे कैसे न्यूज़ आ रही थी, जब इमरान खान थे कि पाकिस्तान की सेना को भी पुलिस स्टेशंस बनाने की इजाज़त मिल गई थी। अब ये सब चीज़ें यूएस को पसंद नहीं आई और जो डोनाल्ड लू हैं, इन्होंने इमरान खान को स्पष्ट वार्निंग दी कि आप ये सब बंद कर दें। परंतु इमरान खान ने चाइना से अपने रिश्तों में बदलाव नहीं किया और फिर आपने देखा कि किस तरह अचानक से आर्मी ने वहाँ सत्ता परिवर्तन कर एक दूसरे पार्टी की सरकार काबिज कर दी। तो इसमें डोनाल्ड लू की एक बहुत बड़ी भागीदारी रही है। आप इंटरनेट पे जाएंगे और रिसर्च करेंगे तो आपको इस पे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और वीडियोस इजीली अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये ओपन फोरम पे है। अब हम देखते हैं कि एक ट्यूलिप रिवॉल्यूशन हुआ था किर्गिस्तान में, ये 2005-06 के आसपास हुई थी। इस ट्यूलिप रेवोल्यूशन में भी जो यूएस के डोनाल्ड लू हैं,
जो डिप्लोमेट हैं उनका हाथ है, रह चुका है। और उसी समय इन्हें द रिजीम चेंजर की उपाधि भी मिली थी। हुआ यह था कि किर्गिस्तान की जो उस समय की गवर्नमेंट थी और जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन हैं उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते थे। ऑब्वियसली रसिया चाहती है कि सेंट्रल एशिया में उसकी पैठ बनी रहे, क्योंकि वो रशिया का बैकयार्ड है और वहाँ की सरकार को गिराने की कोशिश करने में इन डोनाल्ड लू साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हालांकि बाद में हमने देखा कि कैसे पुतिन ने अपना इन्फ्लुएंस वहाँ जारी रखा। अब आजकल एक नई न्यूज़ चल रही है कि जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है, जहाँ की शेख हसीना हैं, जो कि वहाँ की सरकार की हेड हैं, वो कह रहे हैं कि यूएस जो है वहाँ उनकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसे गिराना चाहती है और एक अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसके जगह पर लाना चाहती है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जनवरी के बाद वहाँ भी फ्रिक्वेंट विजिट जो है डोनाल्ड लू साहब की हुई है। तो आखिर यूएस ऐसा क्यों करना चाहेगी? यूएस को ऐसा करने से क्या मिलेगा? तो यूएस जो है, आप जानते हैं कि दुनिया पर अपना दबदबा, अपना सुपर पावर का ओहदा जो है वो बनाए रखना चाहती है। और साउथ एशिया जो है एक बहुत बड़ा आर्थिक और जियोपॉलिटिकल, भौगोलिक रूप से एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर कि अमेरिकी सरकार चाहेगी कि वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाए रखे। और इंडिया जो है यहाँ एक तेज़ी से उभरती हुई ताकत है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो ईरान से और रशिया से अच्छे हैं। ईरान को इंडिया हर फोरम पे सपोर्ट भी करता है। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ऊंच नीच रिश्तों में होती रहती हैं। और रशिया के केस में हमने देखा कि कैसे यूक्रेन को इंडिया ने इनडायरेक्टली बहुत मदद की है। अब यूएस ने बार बार चाहा कि इंडिया रशिया को यूक्रेन के मुद्दे पर क्रिटिसाइज़ करे, रशिया को बदनाम करे कि उसने यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश की है, परंतु इंडिया ने ऐसा नहीं किया। रशिया ये भी नहीं चाहता था कि यूएस ये नहीं चाहता था कि रशिया जो है वह इंडिया से कोई आर्थिक लेन देन रखे, परंतु तेल का आयात निर्यात हमारे यहाँ जारी रहा। यूएस ने नाटो प्लस का भी शिगुफा छेड़ा, परंतु हाल ही में हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर साहब ने क्लियरली इसको डिनाई कर दिया कि वो फोरम इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। अब ईरान पे आते हैं तो यूएस के रिश्ते ईरान से अच्छे नहीं हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं वो इस बात को जानते भी हैं। पर इंडिया जो है उसके रिश्ते ईरान से अच्छे हैं। तो अब ना रशिया के मुद्दे पर ना ईरान के मुद्दे पर यूएस को इंडिया का समर्थन मिल रहा है। उल्टा यह भी हो रहा है कि जो ट्रेड बैरियर्स यूएस ने लगाए हैं उसी के समांतर ट्रेड बैरियर्स इंडियन गवर्नमेंट्स ने भी यूएस पर लगाए हुए हैं। अब यूएस का कहना है कि आपने जो यूएस की कंपनियों पर ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए हैं उसे हटा दिया जाए। तो इंडिया ने क्लियरली कह दिया है कि आप पहले जो ट्रेड बैरियर्स आपने इंडिया की कंपनियों पर लगाए हैं उसे सुधारें, तो उसी के समांतर हम भी अपने स्टेप्स लेंगे। अब एक सुपर पावर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। फिर
एक बड़ा ही छोटा सा बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है स्टंट्स का। स्टंट्स जो एंजियोप्लास्टी में यूज़ होते हैं, मोदी गवर्नमेंट ने और बीजेपी की गवर्नमेंट ने सत्ता में आते ही स्टंट्स के दाम काफ़ी कैप कर दिए हैं, जिससे कि इंडियन सिटीजन्स को एंजियोप्लास्टी में जो खर्चा होता है वो अब काफ़ी कम देना पड़ता है। और सक्सेसिव यूएस प्रेसिडेंट्स के द्वारा ये रिक्वेस्ट भी किया गया था कि आप जो स्टंट्स पे प्राइस कैप आपने लगा रखा है वो आप उसे हटा दें, क्योंकि यूएस की जो कंपनियां हैं, जो मेडिकल कंपनियां जो स्टंट बनाती हैं, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ी आबादी और बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है, और ऑब्वियसली यूएस की और जो भी विदेशी कंपनियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो अचानक से प्राइस कैप आने पर उनकी कंपनियों का मुनाफा जो है वो काफ़ी कम हो गया है। परंतु इंडियन गवर्नमेंट ने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी पब्लिक के हितों में ही फैसला रखेंगे। तो ये सब चीज़ें जो यूएस की गवर्नमेंट है उसे अच्छी नहीं लग रही हैं। यहाँ एक मजबूत गवर्नमेंट है इंडिया में, और जो यूएस का जो इन्फ्लुएंस है, आप जानते हैं कि कैसे यूएस दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस कर कर अपना जो आर्थिक हित है वो साधना चाहता है, भौगोलिक हित भी। तो रिजीम चेंज का जो तरीका होता है तो यही होता है कि जो अपोजिशंस में या कोई ऐसी पार्टी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज पर एक इन्फ्लुएंस रखता है और उसके राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है, उसे इन्फ्लुएंस किया जाए। और श्रीमान राहुल गांधी जी ने अभी कुछ ही दिनों पहले यूएस के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ अपनी ऑनलाइन मीटिंग में ओपनली यह कहा था कि भारत में जो है लोकतांत्रिक सरकार लानी चाहिए। उनका मानना है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है। अब ये उनका पर्सनल राय है, परंतु ये उनके शब्द मैं कोट कर रहा हूँ। और यहाँ लोकतंत्र जो है वो बहुत खतरे में है, और यूएस जो है क्यों नहीं इंटरफेयर कर रही है इंडिया में। तो इन सब चीज़ों को जोड़कर ये देखा जा सकता है कि राहुल गांधी एक बहुत ही रिजीम चेंज के लिए यूएस के लिए एक सूटेबल व्यक्ति हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आखिर ये मीटिंग सीक्रेट में क्यों हुई, और इस पर वाइट हाउस से या राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ या कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आई। तो ये न्यूज़ आप सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और यूएस के बारे में जो हमने ज़िक्र किया, तो हम समझ ही सकते हैं कि यूएस जो है एक न्यू कॉलोनियलिज्म की तरफ इस